आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस टू नो कि ओशो जैसा बंदा जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल काफी हाई है, उनका मनी के बारे में, पैसे के बारे में, फेम के बारे में, पॉपुलैरिटी के बारे में क्या विचार होगा। आइदर दे प्रमोटिंग दैट और डिस्कार्डिंग दैट। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स इट्स रियल थॉट अबाउट मनी। So why reading this book, Creativity by Osho? इस बुक में उन्होंने मनी के बारे में खुल के बात की है एंड आई वॉज शॉक टू रीड दैट कि उनके जो विचार थे मनी के बारे में, दैट टोटली अनएक्सपेक्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ए रियली गुड बुक। इस बुक में छोटे छोटे चैप्टर बताए हुए हैं कि जैसे उनकी डिस्कशन हुई है अपने जो उनके डिसिप्लिन फॉलो करने वाले बंदे थे, उनके डिसिपल थे, उनके शिष्य थे, उन्होंने जो क्वेरीज पूछी थी, क्वेश्चन पूछे थे, उनका आंसर इस बुक में एज ब्रीफली दिया हुआ है। तो एक बार एक कंसर्ट में उनका एक शिष्य पूछता है, कैन यू टॉक अबाउट मनी, व्हाट आर ऑल दीज फीलिंग दैट आर ऑल अराउंड मनी, व्हाट मेक्स इट सो पावरफुल दैट पीपल सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर इट, दैट्स रियली अ गुड क्वेश्चन। तो वो बताते हैं कि जो भी हमारे रिलीजन है ना, वो सारे ही वेल्थ के, मनी के अगेंस्ट है, कि वेल्थ को हमेशा एक नेगेटिव पर्सपेक्ट दिया हुआ है रिलीजन में। और वो सारे रिलीजन अगेंस्ट क्यों है? क्योंकि वेल्थ से हम जो भी चीजें खरीदी जा सकती हैं वो खरीद सकते हैं लाइफ में। एक्सेप्शन है जैसे लव, फीलिंग्स, सेटिस्फैक्शन, एनलाइटमेंट, फ्रीडम, ये चीजें नहीं खरीदी जा सकती। इनके अलावा जो भी चीजें हैं वो मनी से हम बाय आउट कर सकते हैं, वेल्थ से खरीद सकते हैं। तो ओशो बताते हैं कि लाइफ में जो भी ग्रेटेस्ट चीजें हैं, जैसे ग्रेटेस्ट म्यूजिक है, लिटरेचर है ना, आर्ट है, उसको भी अगर हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, देन वी शुड बी फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, फ्री फ्रॉम हंगर, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ प्रेजुडिस। तो इसको और अच्छे से समझाने के लिए वो एग्जांपल लेते हैं। कहते हैं कि जो मोहम्मदन्स ने, उन्होंने म्यूजिक को प्रोहिबिट किया हुआ था। इट मीन्स उनके जो शासन था उसमें म्यूजिक की मनाही थी, लोगों को म्यूजिक सुनने की मनाही थी। तो जैसे न्यू दिल्ली में सबसे जो मोस्ट पावरफुल मोहम्मदन एम्परर था औरंगजेब, और जब वो थ्रोन पे था वो रियली पावरफुल था और बहुत ही बुरा था। उस टाइम पे मोहम्मदन एम्परर ने ये बोला था कि जो म्यूजिक है वो अगेंस्ट इस्लाम है, कि इस्लाम में म्यूजिक की और काफ़ी चीज़ें थी, जैसे शराब थी और तंबाकू, आई थिंक इन चीज़ों की मनाही थी, स्पेशली म्यूज़िक। उस टाइम पे दिल्ली में बहुत सारे म्यूजिशियन होते थे, बट उनका जो था बिल्कुल ही, उन्होंने म्यूज़िक वाला जो जर्नी थी वो बिल्कुल बंद की हुई थी। दिल्ली में अलाउ ही नहीं था म्यूज़िक यूज़ करना, म्यूज़िक सुनना, म्यूज़िक गाना। तो उस टाइम पे जितने भी म्यूजिशियन थे ना, उन्होंने सब ने इकट्ठा होके क्या किया कि एक बुत बना लिया, काइंड ऑफ एक डेड बॉडी बना ली, पिलो से या कोई भी घास फूस के साथ उसको एक डेड बॉडी की शेप में लेके अर्थी पे उठा के उसके पैलेस के बाहर पहुंच गए। और पैलेस पे बाहर पहुंच के शोर किया, हंगामा किया। तो वो जब औरंगजेब अपनी बालकोनी पे आके पूछता है कि ये कौन बंदा मर गया, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि जो भी बंदा म्यूजिक यूज़ करेगा उसको सीधा डेथ का ऑर्डर था, मतलब कि उसको मारने का ऑर्डर था। तो जब वो उनको लोगों को पूछता है कि आज ये कौन बंदा मर गया जी, किसकी डेड बॉडी है, तो सब लोग कहते हैं, सब म्यूजिशियन कहते हैं दैट्स द डेड बॉडी ऑफ म्यूजिक। तो उस बंदे के माथे पे एक शिकस्त तक नहीं आई ये सुन के, और म्यूजिशियन की सबकी आंखें नम थी, सब रो रहे थे। एंड देन आफ्टर उसका जो स्टेटमेंट थी वो और भी आने वाली। औरंगजेब कहता है कि इसकी डेड बॉडी को इतना नीचे दबाओ, मीन्स कि उसको इतना नीचे गहरा बरी करो कि वो सदियों तक बाहर ना आ सके। और इसके कॉन्ट्रारी एक और स्टोरी बताते हैं कि जो पुराने इंडियन राजे थे ना, जो किंग्स होते थे, उनमें एक कल्चर होता था, रिवाज होता था कि वो अपने बेटों को, अपने बच्चों को, जिनको उन्होंने सिंहासन सौंपना होता था, जिनको आगे राज सौंपना होता था, उनको वो जो रखैलों के व्हाट वी कैन से जो कोठे होते थे, जहाँ पे रखैल रहती थी, अयाशी होती थी, जहाँ पे बहुत सारा ऐशो आराम होता था, वहाँ पे भेजते थे इन देयर टेंडर एज, वी कैन से जब वो टीनेज होते थे उस एज में भेजते थे। और उसके पीछे लॉजिक ये होता था कि जो भी राजकुमार है, जो आगे सिंहासन का मालिक है, वो इन चीज़ों से ऊपर उठ जाए, वो एक टाइम पे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, इतना ज़्यादा अयाशी में डूब जाए कि एक टाइम पे वो उक जाए, उस चीज़ों से ऊपर उठ जाए, तब जाके वो राज को अच्छे से कर सकता है। तब उस पर ब्यूटी का और चीज़ों का, लालच का इन्फ्लुएंस कम होगा, उसके जो डिसीजन होंगे ना वो जस्टिस वाले होंगे, फेयर होंगे। तो वो कहते हैं कि इसका लॉजिक ही यही है कि इफ़ यू डोंट हैव मनी यू कांट हैव एनीथिंग एल्स, कि जब आपका पेट ही खाली है, जब आप लेट्स से कि कोई भिखारी है, तो वो क्या आर्ट को एंजॉय कर पाएगा, म्यूजिक का आनंद ले पाएगा, या वो कह सकते हैं कि एनलाइटमेंट के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट कर पाएगा? नहीं। उसकी जो पहले मेजर प्रायोरिटी है वो अपनी हंगर को दूर करने में लग जाएगी, अपनी जो
फिजिकल नीड्स हैं उनको पूरा करने में लग जाएंगे। बट ओशो कहते हैं कि जो भी हमारे रिलीजन्स हैं वो सब के सब मनी के अगेंस्ट है। जैसे इन्होंने बताया कि बाइबल में जीसस ने लिखा हुआ है कि ए कैमल कैन पास थ्रू द आई ऑफ नीडल बट ए रिच मैन कैन नॉट पास थ्रू द गेट ऑफ हेवन। दैट्स रियली सरप्राइजिंग कि जो कैमल है, एक ऊंट है, वो एक नीडल के मुंह से, नीडल का मुंह देखा आपने, बहुत बारीक होता है, बहुत छोटा, उससे पास हो सकता है। बट एक रिच मैन जो गेट ऑफ हेवन है, स्वर्ग का द्वार है, उससे पास नहीं हो सकता। दैट्स सो अगेंस्ट द मनी, दैट्स सो अगेंस्ट द वेल्थ। ओशो बताते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन रिच मैन लिव्स इन ए वेरी फियरफुल स्टेट। बात भी सही है। कहते हैं कि वो कुछ एंजॉय कर रहा है और ट्राई कर रहा है एंजॉय करने का, उसको गिल्ट पॉइजन करेगा। तो वो कोई भी चीज़ कर रहा है, कुछ भी एंजॉय कर रहा है, इवन बेस्ट फूड खा रहा है, तभी उसको ये गिल्ट सताता रहता है कि ये जो लाइफ है बहुत शॉर्ट है, ये टेन्योर थोड़े टाइम का ही है, आगे चल के फिर मेरे को नरक की आग में ही झुलसना पड़ेगा। ये माइंड, ये थॉट उसको सताता रहता है और उसको जो भी वो चीज़ें कर रहा है उसमें उसको मज़ा नहीं आता। तभी उन्होंने बताया कि जो पुअर कंट्रीज हैं उनके लोग ज़्यादा संतुष्ट, सेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि उनको एक कंसलेशन मिलता है। वो अपने आप को एक सिंपैथी देते हैं कि मैं इस टाइम पे अगर कष्ट सह रहा हूँ तो आगे चल के मेरा जो टाइम है वो बढ़िया होगा। अगर मैं गरीबी में रह रहा हूँ तो आगे मेरे को स्वर्ग मिलेगा। और जो तभी वेस्ट कंट्री वाले लोग ज़्यादा घूमते हैं क्योंकि वो बहुत रिच होते हैं, उनको जो फिजिकल वेल्थ है वो ज़्यादा मिली होती है, बट उनके माइंड में जो गिल्ट है उनको सताता रहता है। वो फिर ईस्ट वाले कंट्रीज़ में जाके, जैसे इंडिया में जाके योगा करते हैं, शिविर लगाते हैं। आपने देखा होगा कि फॉरेनर्स बहुत आके मेडिटेशन करते हैं। ये जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं कि जो आगे वाला टाइम है उसको कैसे हम स्मूथ कर सकते हैं, उनके बारे में स्टडी करते रहते हैं। दैट्स द रियल लॉजिक। और वो कहते हैं कि शायद पूरी दुनिया ही मनी के अगेंस्ट है और मैं अकेला बंदा हूँ जो मनी के फेवर में हूँ। और वो कहते हैं कि जो वेल्थ है ना, जो मनी है, वो इक्वली ही सिग्निफिकेंट है जैसे कि ब्यूटीफुल म्यूजिक है, ग्रेट लिटरेचर है या कोई आर्ट का मास्टरपीस है, वो भी इतनी ही अहमियत रखती है। ओशो बताते हैं कि जो मनी है ना, इट्स ए ग्रेट इन्वेंशन। मनी से पहले जो बार्टर सिस्टम था ना, वो इतना एफिशिएंट नहीं था, बहुत सारी लूपहोल थी। कि जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है कि एक बंदे को अपनी गाय बेचनी है और एक घोड़ा खरीदना है, तो उसको पहले बार्टर सिस्टम में एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ता था जिसको गाय की ज़रूरत हो। फिर ये भी चेक करना पड़ता था कि उसके पास हॉर्स हो। कुछ बंदों को गाय की ज़रूरत थी बट उनके पास हॉर्स नहीं था। सो इससे काफ़ी कम्बरसम प्रोसेस, मीन्स कि वो इतना एफिशिएंट नहीं था। तो तब जाके मनी की इन्वेंशन हुई कि एक मार्केट बनी जहाँ पे जाके आप अपनी गाय बेच सकते हैं और एक नोट या करेंसी लेके आ सकते हैं, मनी लेके आ सकते हैं, और वहीं पे जाके लोग घोड़े भी बेच रहे हैं तो उसी मार्केट में घोड़ा भी मिल जाएगा। तब जाके इन्वेंशन हुई मनी की। सो दैट्स व्हाई इट्स ए ग्रेट इन्वेंशन जिसने सिस्टम को बहुत स्मूथ किया। एंड ओशो बताते हैं कि जो मनी है ना, उसको करेंसी क्यों कहा जाता है। उनकी खुद की डेफिनेशन है, बिकॉज इट्स लाइक ए करंट, मोर इट मूव मोर इट ग्रो। तो वो कहते हैं कि लेट्स सपोज कि मेरे पास $1 है, फिर वो हंसते हैं कि $1 तो क्या, मेरे पास 1 सेंट भी नहीं है, इवन मेरे पास तो पॉकेट भी नहीं है। और कई बार मेरे को टेंशन हो जाती है कि मेरे पास अगर $1 हो तो मैं रखूँगा कहाँ पे। तो कहते हैं कि लेट्स सपोज कि $1 है, तो मैंने उस डॉलर का कुछ खरीद के खा लिया, तो अब मार्केट में $2 हो गए। एक तो डॉलर जो मैंने एंजॉय कर लिया और दूसरा डॉलर जिससे मैंने सामान खरीदा उस बंदे के पास है। तो ऐसे ही अगर जैसे रूम में अगर 3000 बंदे हैं तो वो $1 सबके पास घूमे तो मार्केट में $3000 हो जाएंगे। वो कहते हैं कि मोर इट मूव मोर इट ग्रो मोर इट मल्टीप्लाई। वो जितना मार्केट में पैसा घूमता है उतना ही मल्टीप्लाई होता है। तो ओशो बताते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो उसको आप रखें ना, उसको यूज़ करें, उसको एंजॉय करें। जितना आप मूव करेंगे पैसे को वो उतना ही ग्रो होगा। सो आगे जो बताया है उन्होंने, ओशो ने, वो आई थिंक ज़्यादातर लोग सुन के अच्छा फील नहीं करेंगे। उन्होंने बताया है कि मनी जो है ना, एक ट्रमेंडस इन्वेंशन है, बहुत अच्छी इन्वेंशन है। ये लोगों को अमीर बनाती है, लोगों को कैपेबल बनाती है कि वो चीज़ें कर सकते हैं, चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल बन सकते हैं, ज्ञानी बन सकते हैं। क्योंकि रिसोर्सेज होंगे तभी आप अपनी जो इंटरनल जर्नी है ना उसको कंटिन्यू कर सकेंगे, उसको स्टार्ट कर सकेंगे, उसको फुलफिल कर सकेंगे। और जो जितने भी धर्म है ना, वो ये चीज़ नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि लोग इंटेलिजेंट बने, वो नहीं चाहते कि लोग अमीर बने। क्योंकि जितने भी धार्मिक स्थान है ना, उनके जो वी कैन से क्लाइंट है ना, वो लोग कौन होते हैं, जो कि सफ़र कर रहे होते हैं, जो कि अनइंटेलिजेंट होते हैं, अज्ञानी होते हैं और पुअर होते हैं, गरीब होते हैं। दैट्स वाई वो धार्मिक स्थानों पे जाते हैं। अगर वो समझदार हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो धार्मिक स्थान है, जितने भी धर्म हैं, उनके क्लाइंट्स कम हो जाएंगे। ये वैसे काफ़ी जो स्टेटमेंट्स हैं, इट सीम्स फनी बट लॉजिकल है। वी कैन से कि ये लॉजिकल बातें हैं और सही भी तभी लग रही हैं
आई कांट से कि जो लोगों ने धर्मों को शुरू किया है, जो धर्म गुरु हुए हैं, उनका ये मोटो होगा कि लोग तभी फॉलो करें कि वो अगर अनहैप्पी हैं, अनइंटेलिजेंट हैं, सफ़र कर रहे हैं। उनका जो धर्म को शुरू करने का मोटो होगा वो तो ऑब्वियसली इंटेंशन के लेवल पे बहुत अच्छा होगा कि उन्होंने अच्छा सोच के शुरू किया होगा कि लोगों को सफरिंग से निकालना है। बट आज के टाइम पे धर्मों का ये रूप बन चुका है। इसके बारे में ओशो शायद लिख देते तो वो और बढ़िया हो जाता। बट दे से ओशो ने लिखा है कि मनी इज़ ए गुड इन्वेंशन, काफ़ी अच्छी इन्वेंशन है और इट्स रियली हार्ड टू अचीव। कि अगर आपके पास वेल्थ है तो अगर यहाँ कोई बंदा अचीव कर रहा है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इट्स रियली डिफिकल्ट टू बी ए वेल्थी पर्सन। हेनरी फोर्ड का एग्जांपल दिया है कि वो बंदे ने दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना था एक टाइम पे। वी शुड रिस्पेक्ट दैट कि वेल्थ को अचीव करना भी एक अपने आप में पावर है। जैसे कि बाकी चीज़ें हम अचीव करते हैं ना, तो वैसे ही जैसे आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, किसी भी चीज़ की ग्रेटनेस अचीव की, इट्स सेम एज लाइक कि वेल्थ की ग्रेटनेस अचीव की, वेल्थ की अबंडेंस अचीव की। सो दैट्स द सेम थिंग। मनी को कहते हैं कि ज़्यादा कमाना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड वी हैव टू मूव इट, स्पेंड भी करना चाहिए, हमें एंजॉय करना चाहिए। हमको उसको बचा के नहीं रखना चाहिए कि आगे फॉर सेक फ्यूचर कि हम इन फ्यूचर यूज़ करेंगे। सो दैट्स द ऑल द व्यूज ऑफ ओशो अबाउट द मनी। आई नो सम ऑफ यू मे लाइक इट और सम ऑफ यू मे नॉट लाइक इट और डिसएग्री विद दैट, बट दैट्स ओके। ये मेरे अपने विचार नहीं है, ओशो के विचार हैं। काइंड ऑफ मेरे को काफ़ी लॉजिकल लगे, अच्छे लगे। सो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू बी शेयर इट विद यू। सो और भी अगर ऐसा कंटेंट और ऐसे वीडियोस अगर आप चाहते हैं इंटेलेक्चुअल, या जो हमारे अंदर की कन्फ्यूजन है, डाउट है, या कभी भी कोई भी बात मन में खटकी है, तो मेरे तो यही लॉजिक होता है कि अगर कोई बात मन में खटकी है ना, तो वो उसको सर्च करना, उसकी जड़ तक जाना, उसको पड़ताल करना कि वो एक्चुअल में क्या है। क्यूरियोसिटी एक्चुअली हमें इतना इवॉल्व कर पाई है इंसानों को। अगर हम देखें कि ह्यूमन काइंड इतनी इवॉल्व कैसे हुई, तो क्यूरियोसिटी वर्ड है ना, उसमें सब कुछ आ जाता है। सो हमेशा क्यूरियस रहना चाहिए, वो बंदे को जिंदा दिल भी बनाती है, लाइफ डल नहीं होती। सो दैट्स द ऑल अबाउट द क्यूरियोसिटी। अगर आपको भी क्यूरियोसिटी है तो आप एक बार चैनल से गो थ्रू हुए, काफ़ी इंटेलेक्चुअल भी आपको मिलेगा, काफ़ी कुछ रैंडम टॉपिक्स भी मिलेंगे, इन्फॉर्मेटिव भी मिलेंगे, क्योंकि दैट्स द वर्ड ना। कई लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत होती है, तो उस पर भी कंटेंट बनाता हूँ। जस्ट गो थ्रू दैट, यू विल लाइक दैट। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। चैनल अगर अच्छा लगे या और भी आप इस तरह का कंटेंट चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।